Hello everyone, welcome to Sacred Gurukul. Today we are going to discuss about the general engineering lecture number 3 of mechanical engineering. थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3 है. एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 06/2021 है. दिस इज कॉमन फॉर द सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 में वो इस तरीके से होंगे जैसे कि अभी आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस कंप्लीट हुआ है पार्ट 2 में. इसके बाद हम साइकिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि साइकिल्स जितने भी तरीके के साइकिल्स है जो आपको थर्मोडायनेमिक्स में साइकिल्स है वन बाय वन हम एक एक करके सारे साइकिल्स के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. आपको पार्ट बाय पार्ट इसीलिए सारी चीजें कवर करते जा रहा हूं क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी होगा, चीजों में डिफिकल्टी नहीं होगा. और ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं. मतलब सीधा सीधा सवाल आता है कि ये क्या होता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं. तो इन चीजों का आप अच्छे से आपको स्टडी करना है. तो ये सारी चीजें हैं. जिन लोगों ने भी सेक्रेड गुरुकुल का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मस्ट डाउनलोड द सेक्रेड गुरुकुल का ऐप. यू विल गेट वीडियो लेक्चर्स, ई बुक, क्विजेस, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिलेबस, इंटरव्यू गाइडेंस एंड डाउट क्लियरिंग सेशन. जो वीडियो लेक्चर्स हैं दो फॉर्मेट में होते हैं, एक आपका स्पेशल क्लासेस, दूसरा आपका प्रीमियम कोर्सेज. स्पेशल क्लासेस इज टोटली फ्री एंड प्रीमियम कोर्सेज इज मिनिमम चार्जेस. तो you can just go and enroll with the JSSC JEE Civil Engineering or Mechanical Engineering or Electrical Engineering with the subject of General Engineering, General Knowledge और Civil Engineering. प्राइस कुछ इस तरीके से है. इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% विद द कोड ऑफ SAVE10. याद रख लीजिएगा, SAVE10. तो थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर ये 3 हो गया है, ये 2 नहीं है, 3 हो गया ये. ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 है. तो आपको बोला था कि नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्लास जो हम डिस्कस करेंगे ना, वहां से हम बात करेंगे आपको थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का. तो बिफोर स्टार्टिंग द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कुछ आपको इम्पॉर्टेंट नोट लिखवाया था अगर आपको याद होगा तो उस इम्पॉर्टेंट नोट के साथ साथ कुछ अलग से टर्म्स भी थे, लाइक एंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, ये सब टर्म्स जानना जरूरी है. तो प्रोसेस के बाद हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट टर्म लिख देता हूं. उसके बाद प्रोसेस की बात करें. सबसे पहले एंट्रोपी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द एंट्रोपी. अगर आपसे पूछा जाए एंट्रोपी कि एंट्रोपी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द एंट्रोपी. तो देखो, एंट्रोपी जो है वो एक थर्मोडायनेमिक्स का ही क्वांटिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सिस्टम. जो किस पर डिपेंड करेगा, फिजिकल स्टेट और कंडीशन ऑफ अ सिस्टम, दोनों में लिख सकते हैं. और ये भी बोल सकते हो आप कि थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन है विच इज यूज टू मेजर द रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम. तो देखो, अगर आप टेक्निकल वर्ड में जाते हैं, टेक्निकल टर्म्स में जाते हैं, जस्ट राइट डाउन लाइक दिस कि एंट्रोपी क्या कहलाता है. एंट्रोपी जो है या फिर एंट्रोपी इज ए थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी उस डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट कंडीशन ऑफ अ सिस्टम, और इट इज अ थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन. बेटर है आप इसको लिखे, इट इज ए थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन, क्योंकि आपके पेपर में जो आएगा उस तरीके से हमें लिखना है ना. थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन यूज टू मेजर what, the randomness or disorder of a system. Got it? Disorder of a system. तो ये तो एक तरीका हो गया. दूसरा स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, तो लिखिए कि एंट्रोपी द एंट्रोपी इज ए थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी. लिख लीजिए, द एंट्रोपी इज ए थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी whose value depends on physical state or condition of a system. Got it? Whose value depends on the physical state or condition of a system, that is called the entropy. अगर एंट्रोपी की बात करते हैं कि कैसे हम इस चीजों को एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं कि द एंट्रोपी ऑफ ए सॉलिड
ध्यान से सुनिए, द एंट्रोपी ऑफ अ सॉलिड कॉमा वेयर पार्टिकल आर नॉट फ्री टू मूव, बट अगर हम गैसेस की बात करें तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्री टू मूव होता है। तो द एंट्रोपी ऑफ ए सॉलिड वेयर द पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव, फ्री टू मूव इज लेस देन, इसी के साथ कंटिन्यू कर देते हैं, इज लेस देन द एंट्रोपी ऑफ ए गैस, एंट्रोपी ऑफ अ gas comma where the particle will fill the container, where the particle will fill the container। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए, समझ में आ जाएगा। देखिए अब पहला वाला स्टेटमेंट वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि इट इज द थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन यूज टू मेजर द रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम। जब भी आगे टर्म्स आएंगे, एंट्रोपी क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, या फिर जब प्रोसेस की बात करें कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, अभी आगे आएंगे एक एक करके, तो इन सब छोटे छोटे टर्म्स का यूज होता है। तो बेसिकली स्टेटमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे आपको क्लियर होकर रखना है कि एंट्रोपी क्या कहलाता है। तो रैंडमनेस ध्यान रखिएगा कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द इन केस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस की अगर हम बात करें तो एंट्रोपी कहलाता है। अब एक नया टर्म आता है एंथैल्पी। सो एंथैल्पी क्या होता है, एक नया टर्म आता है एंथैल्पी। सो एंथैल्पी की बात करें तो बेसिकली एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, you can say enthalpy is the measurement of energy in the thermodynamic system। तो you can just write it like this कि enthalpy या it is the measurement, it is the measurement of energy in a system या फिर in a thermodynamic system, thermodynamic system। तो ये चीजें हो गई। तो जो एंथैल्पी को जो हम डिनोट करते हैं वो आप H इज इक्वल्स टू E प्लस पी इंटू वी, ये क्या होता है, इसको इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा होता है कि मैथमेटिकली यू कैन जस्ट राइट इट एज कि द क्वांटिटी ऑफ एंथैल्पी यानी कि H, द क्वांटिटी ऑफ एंथैल्पी इज इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा, द क्वांटिटी ऑफ एंथैल्पी की अगर हम बात करें, क्वांटिटी ऑफ एंथैल्पी की बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कि E प्लस पी इंटू वी, E प्लस पी इंटू वी। तो उसको किस तरीके से आप डिनोट करो, किस तरीके से चीजों को एनालाइज करके लिखोगे, ये मैं बताता हूं। द क्वांटिटी ऑफ एंथैल्पी इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू इक्विवेलेंट टू द सिस्टम इंटरनल एनर्जी, यानी कि सिस्टम इंटरनल एनर्जी अब P हो गया, E हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो P इंटू वी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो ये आपको क्या कहलाएगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये टोटल टर्म E प्लस पीवी क्या हो जाएगा, E प्लस पीवी क्या हो गया आपको, एंथैल्पी कहला रहा है। आई थिंक सो समझ में आ गया आपको। तो दोनों चीज आपको क्लियर हो गया यहाँ पे क्या कहला रहा है, गॉट इट। अब इसके बाद क्या कहलाता है, देखो दो चीजें तो आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने कि एंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है। एंथैल्पी एंट्रोपी के बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है, एंथैल्पी एंट्रोपी आ गया, आपको इक्विलिब्रियम के केसेस में देख लेगा कि जो मतलब थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम केसेस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। अब द नेक्स्ट टर्म इज द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो जस्ट मेंशन द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, द नेक्स्ट हेडिंग इज द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या कहलाता है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि व्हेन अ सिस्टम
undergoes a thermodynamic process when we are talking about for the any thermodynamics process की बात करते हैं, भी आगे डिस्कस करते हैं, where there is some energetic change. क्या होता है? some energetic change within the system that is associated with change in pressure, volume and internal energy. change in pressure, volume and internal energy विद इन द सिस्टम की बात करेंगे। अभी आगे एक एक करके आता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। तो जो मेजर जो आपके एग्जामिनेशन में जो आते हैं यही चार आते हैं, मोस्टली जो आपसे पूछा जाता है यही चार पूछा जाता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस बताओ, या फिर आइसोकोरिक बताओ, आइसोबारिक बताओ, आइसोथर्मल बताओ। ये आइसोलेटेड सिस्टम अभी आ रहे हैं एक एक करके। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की बात करो, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में ये चीज़ें चाहे तो लिखिए या फिर नहीं भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान से चीज़ों को समझ जाइए कि व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, व्हेन देयर इज सम एनर्जेटिक चेंज, देयर इज सम एनर्जेटिक चेंज विद इन द सिस्टम। तो जस्ट राइट इट डाउन कि अ सिस्टम, चलिए लिख ही देता हूं क्योंकि सिविल के हैं तो आप मैकेनिकल वालों को दिक्कत नहीं है। सिस्टम अंडरगोज अ thermodynamics process when there is what, there is some energetic change। कहां पे चेंज होगा, कहां पे चेंज होगा? विद इन द सिस्टम, within the system, within the system and किसके मतलब कौन सा टर्म्स होगा? तो within the system which is associated with, या फिर ये लिख सकते हो कि within the system associated with, directly CIA, associated with what? change in pressure, change in pressure, और क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, और क्या हो जाएगा? एंड एनर्जी। एनर्जी में कौन सा? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ये चीज आपको क्लियर होगा कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, तो प्रोसेस में क्या होगा? दैट इज चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेशर, वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी। तो कहां पे एनर्जेटिक चेंज होता है? अब सवाल ये आता है, जो सबसे पहला प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला आपको कुछ और भी टर्म्स है प्रोसेस में, वो चार तो इंपॉर्टेंट है जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बट समहाउ यू शुड नो कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द साइक्लिक प्रोसेस? तो द फर्स्ट टर्म इज द साइक्लिक प्रोसेस। पहला लिखते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? तो साइक्लिक प्रोसेस की अगर हम बात करें, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द साइक्लिक प्रोसेस, कि व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द अदर डिफरेंट स्टेट एंड फाइनली ब्राउट बैक टू द इनिशियल स्टेट। जैसे कि भी शायद लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस को, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज और फिर वापस दोबारा उस अपने स्टेट में आ जाता है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। आई होप सो दिस इज क्लियर, ठीक है ना? तो वही चीज है कि इसको साइक्लिक प्रोसेस को हम दोबारा से लिख देते हैं, टर्म्स हैं कि किसको हम डिफाइन करेंगे, फिर डी क्यू प्लस डी यू प्लस डी डब्ल्यू के रेस्पेक्टिव, वहां पे सिर्फ आपको स्टेटमेंट देख बता दिया था ना, बट यू शुड नो ऑल द पॉइंट्स, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि व्हेन अ सिस्टम, when a system is taken from an initial state, क्या होता है? इनिशियल स्टेट टू डिफरेंट स्टेट
इनिशियल स्टेट टू डिफरेंट स्टेट, और उसके बाद वापस किस में आ जाएगा, एंड फाइनली किस में आ जाएगा, पुराने स्टेट में। मतलब इनिशियल स्टेट से किसी और स्टेट में गया और फाइनली अपने ब्रॉट बैक टू द इनिशियल स्टेट। समझ में आ गया? तो ये क्या कहलाता है आपको, साइक्लिक प्रोसेस। एक एक चीज क्लियर हो गया है, तो दिस इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस। तो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में आप ये लिख सकते हो, मतलब इक्वेशंस के फॉर्म में, कि डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। गॉट इट? तो डी यू तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि द हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू नेट वर्क डन बाय सिस्टम। तो डी यू इज इक्वल, जो हमारा इक्वेशन ये होता है, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू जो डी यू हो जाएगा उसको क्या करेंगे हम, जीरो ले लेंगे, तो ये डी डब्ल्यू, तो ये क्या हो जाएगा टर्म्स, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है। तो जो आपने हीट प्रोवाइड किया, जो आपने हीट गिवन यानी कि हीट दिया, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो नेट वर्क डन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, नेट वर्क डन, यानी कि डी क्यू बराबर डी यू। तभी तो बोल रहा हूं कि जो इनिशियल स्टेज में होता है, दूसरे स्टेज में जाने के बाद, दूसरे स्टेट में जाने के बाद फाइनली वो अपने इनिशियल स्टेज में आ जाता है, इनिशियल स्टेट में आ जाता है, उसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इन साइक्लिक प्रोसेस, नोट में देके लिखिए इसको, इन cyclic process the heat given by heat given to a system the heat given to a system equal to what, equal to the net work done by the system, net वर्क डन बाय द सिस्टम। एक एक चीज क्लियर हो गया कि आपका डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू किस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा और क्यों हुआ। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द फर्स्ट प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, इन द नोट, लास्ट क्लास में जो नोट लिखवाया था उसमें लिखा था। एंड द सेकेंड इज द आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। देखो इसमें कहीं पे कोई डाउट आई थिंक सो किसी को नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव एनी डाउट एनीवन, तो प्लीज आप बताइए कि क्या होता है। अब सेकेंड आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइए दूसरा वाला, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है वो ध्यान से सुनिए। आइसोलेटेड सिस्टम क्या कहलाता है कि अ सिस्टम विच नाइदर कैन डू वर्क और नॉर कैन टेक और गिव हीट फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब कहीं पे कुछ नहीं हो। आइसोलेशन का मतलब क्या होगा, ना अंदर का हीट बाहर जा सकता है, ना बाहर से हीट अंदर आ सकता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है कि आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनल एनर्जी होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अगर हम डी क्यू बराबर डब्ल्यू की बात करते हैं, तो डी क्यू भी जीरो, डी डब्ल्यू भी जीरो, डी यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो भी जीरो बच जाएगा। तो दैट इज द व्हेन द डी यू इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज मींस व्हाट, दैट इज द आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसके लिए स्टेटमेंट के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, यहां पे देखिए कि a system which neither can do work, यानी कि कोई काम नहीं करता है, यानी कि डी डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो हो गया। नीदर कैन डू वर्क, नॉर कैन टेक और गिव हीट, टेक और गिव हीट, यानी कि डीक्यू भी ना इसमें हीट ले सकता है और ना ही हीट दे सकता है। दोनों चीजें, ना हीट ले सकता है ना ही हीट दे सकता है। नॉर कैन टेक हीट और हीट टू द आउटसाइड
outside is called what? Is called isolated. It means what? कि dq भी जीरो, dw भी जीरो। तो आपके सामने जो इक्वेशन होता है dq इक्वल्स टू dw प्लस du प्लस dw, तो ये दोनों टर्म्स तो जीरो हो गया ना, दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो। तो एट द एंड क्या होता है? du बराबर जीरो। तो du बराबर जीरो जब हो गया, du बराबर जब जीरो हो गया कि जो आपका टर्म्स आ जाए, तो इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें, अगर हम, तो द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन isolated system remains constant, गॉट इट। तो अब ऑब्वियस सी बात है ना कि ना हीट देगा ना हीट लेगा ना कोई काम करेगा, मतलब किसी भी तरीका, नेदर कैन डू द वर्क नॉर कैन टेक हीट और गिव द हीट फ्रॉम द आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। तो जो इंटरनल एनर्जी होगा उसका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा, यानी कि du बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आई होप सो कि आइसोलेटेड सिस्टम भी क्लियर हो गया होगा आपको। द नेक्स्ट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा हो गया? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल यानी कि नाम से ही पता चल रहा है आपको कि देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो तीसरा नाम होगा आइसोथर्मल। सो आइसोथर्मल को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि ए प्रोसेस इन विच नो चेंज इन टेम्परेचर occurs, that is called the isothermal। अब मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करिएगा? तो इसको लिखने का तरीका यह है कि when temperature of a system remains constant, there is no change in temperature, there is no change in temperature, तो when temperature of the system remains constant, then internal energy of an ideal gas, अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म तो लिखना पड़ेगा ना, आइडियल गैस does not change, यानी क्या हो जाएगा? यानी कि इट्स वेरी सिंपल कि du बराबर जीरो। तो फॉर एन आइडियल गैस क्या हो जाएगा? आइडियल गैस dq बराबर dw बराबर dw। तो ये भी टर्म लिख सकते हो आइसोथर्मल के केस में। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट के फॉर्म में नोट के दे में वही लिख दो कि हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। यही है ना कि हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम, हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, और एक लाइन और लिख लीजिए, इसको क्यों स्किप करिएगा, ये भी लिख लीजिए साथ साथ। एक लाइन और लिख लीजिए कि अ प्रोसेस इन विच, आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं ना, अ प्रोसेस इन विच नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज, एकदम सिंपल भाषा में, टेम्परेचर अकर्स। तो ये भी एक तरीका है कि आइसोथर्मल प्रोसेस, ऊपर लिख दिया था ना, isolated system, cyclic process, isolated system, isothermal process. Now I hope so कि each and everyone is clear with respect to the isothermal process. आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद आपका आता है आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? तो आइसोबारिक
देखो आइसोबारिक, बार किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। तो देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, दैट इज द आइसोबारिक प्रोसेस। बार किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। तो बस मतलब याद हो गया। तीसरा के बाद चौथा लिखिए, आइसोबारिक। गॉट इट। आइसोबारिक प्रोसेस अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है ये सब, कि आइसोबारिक और आइसोथर्मल ये सारे चीज। तो अ प्रोसेस in which pressure keep constant, pressure keep constant यानी कि no change, pressure keep constant is known as what? आपको अच्छे से पता है, आइसोबारिक। ठीक है। तो यहां पे टर्म्स जो आपको आता है डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यही है ना। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं, इलेबोरेट करते हैं थोड़ा उसको, और कि डी क्यू इक्वल्स टू एम इंटू एल एंड डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी इंटू वी टू माइनस वी वन इक्वल्स टू पी इंटू डेल्टा वी, लिख सकते हैं इसको, पी इंटू डेल्टा वी, वी टू माइनस वी वन को डेल्टा वी लिख सकते हैं। तो क्या आप डी क्यू के जगह पे, इस जगह पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एम एल इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डेल्टा वी। एम एल क्या हो जाए, कहने का मतलब ये हो जाए कि वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोबारिक। देखो ये तो यहाँ पे क्या कहा कि प्रेशर को हम कांस्टेंट कर रहे हैं, प्रेशर को हम किसी तरीके से चेंज नहीं कर रहे हैं। आइसोबारिक, बार किसका यूनिट है? प्रेशर का। तो प्रोसेस इन विच नो चेंज इन द प्रेशर, प्रोसेस इन विच नो चेंज इन द प्रेशर, प्रेशर में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, तो हमारा आइसोबारिक कहलाता है। तो अगर इसी को वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोबारिक प्रोसेस क्या हो जाएगा? देखो जैसे कि ये वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? वी वन यहां पे हो जाएगा वी टू, मतलब वी वन से वी टू, पी डी वी इज इक्वल्स टू पी इंटू, कैसे लिखे थे वो बताने का बेसिकली तरीका था, और कुछ नहीं है। तो डी डब्ल्यू को डिफाइन कैसे किया उसको बता रहा हूं मैं, कि डी डब्ल्यू को डिफाइन कैसे किया, डी क्यू, तो ये सारी चीजें, तो ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए जब हमारा प्रेशर को कांस्टेंट करके चलते हैं। गॉट इट। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या है? आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक में क्या होता है? आइसोकोरिक में हम किसको कांस्टेंट करेंगे, मतलब किसका चेंजेस नहीं करेंगे? तो अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, किसका आ जाएगा? नो चेंज इन वॉल्यूम। तो दिस इज द फिफ्थ वन ना। गुड। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, नो चेंज इन वॉल्यूम है, यानी कि इट्स डजंट एनी वर्क, नो वर्क। तो इफ अ प्रोसेस टेक्स प्लेस, if a process takes place in a system, as a constant volume, then the process is आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाए कि V2 माइनस वी वन बराबर जीरो, V2 माइनस वी वन बराबर जीरो, यानी कि नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑल्सो जीरो। डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। तो यू कैन राइट इट एज कि W इज इक्वल्स टू डेल्टा V इंटू पी। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी जीरो, तो कोई वर्क डन भी नहीं होगा, नो वर्क डन, ये भी चीजें क्लियर हो गया।
तो डी क्यू की अगर हम बात करें एट द एंड कि डी क्यू बराबर क्या होता है, तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू तो आपका जीरो हो गया ना हीरो, डी डब्ल्यू तो जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डी क्यू बराबर डी यू, डी क्यू बराबर डी यू। तो इस प्रोसेस में क्या है, इस प्रोसेस में कुछ तो टर्म्स होगा लिखने के लिए। तो प्रोसेस में क्या कहता है कि इन दिस प्रोसेस एंटायर हीट given to the system is used to increase the internal energy। जैसे जो dq हमने प्रोवाइड किया, जो हमने dq प्रोवाइड किया, तो पूरा का पूरा जो हीट जो हमने प्रोवाइड किया ना, वो पूरा किस चीज के लिए यूज हो रहा है, वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज हो रहा है। तभी तो dq बराबर du हो गया। मतलब टोटली हीट का यूटिलाइज कहां पे, सिर्फ इंटरनल एनर्जी, किस तरह का वर्क डन नहीं हो रहा, वर्क डन आपका कहां पे हो रहा, जीरो हो रहा है। तो चलिए लिख लेते हैं एक छोटू सा लाइन, क्योंकि थोड़ा सा स्टेटमेंट अच्छा ही। इन दिस प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंटायर हीट किस चीज के लिए यूज होता है, एंटायर हीट गिवन टू द सिस्टम is used to increase the internal energy, increase the internal energy, internal energy, got it। किसके लिए, ऑफ द सिस्टम। इट्स वेरी सिंपल कि जो हम पूरा का पूरा जो हीट यूज कर रहे हैं, वो किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज। तभी तो डी क्यू बराबर डी यू आ गया, डी क्यू बराबर डी यू आ गया। डी डब्ल्यू वर्क डन हुआ ही नहीं, तो वर्क डन नहीं हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब एक टर्म और आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, जहां पे किसी भी तरीके का हीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो नो हीट ट्रांसफर इनटू और आउट टू द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब ना हीट अंदर जाएगा ना हीट बाहर आएगा, वो हमारा लिखवा दिया था क्या, एडियाबैटिक, ओके आइसोथर्मल लिखा था ना, सिस्टम की बात किया था। अब प्रोसेस की बात करते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको 6th नंबर आ जाएगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो जाता है, जस्ट अभी आगे आ रहे हैं एक्सप्लेनेशंस पे आ रहे हैं, कि किसी भी तरीके का हीट ना बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा, मतलब अंदर से बाहर नहीं आएगा, तो वो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगा। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, during this process during this process heat neither enter the system नॉर लीव इट, ठीक है, नॉर लीव इट, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, यानी कि डी क्यू बराबर जीरो। जब हमारा डी क्यू बराबर जीरो हो जाएगा तो क्या लिखोगे, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। और जब इस वैल्यू को अगर हम जीरो करेंगे बच्चा, तो क्या हो जाएगा, डी यू इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ द डी डब्ल्यू, देख सकते हैं इसको। तो ये बेसिकली जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो पीवी टू द पावर ऑफ गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा, काफी मतलब फेमस इक्वेशन है, सबको पता है। द इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज गिवन बाय क्या होता है, PV to the power of gamma equals to constant। I hope so all of you remember, पहला कुछ टर्म्स भी बताया था मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं बता रखा। या फिर ये भी लिख सकते हो, अगर आपकी इच्छा तो लिख लीजिए कि a process where no heat transfer into or out of the system, वही चीज है
कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट नीदर एंटर टू द सिस्टम नॉर लीव इट, बात बराबर ही है। तो तरीका अलग अलग लिखने का कोई बड़ी चीज नहीं है। एक और टर्म्स लिखिए, सिक्स्थ के बाद एक सेवंथ भी लिख लीजिए, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। देखो ये सारे के सारे जो टर्म्स है ना काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए, याद करना नहीं समझना है बेसिकली। तो इन एन आइडियल गैस क्या होता है, इन एन आइडियल गैस कंटेन, इन एन आइडियल गैस इन ए चैम्बर, अभी बताते हैं फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। इन ए चैम्बर मेड ऑफ इंसुलेटिंग वॉल, मेड ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेटिंग वॉल का मतलब सबको पता है ना, हीट के लिए जो वॉल यूज करते हैं दैट इज कि हीट जिससे बाहर ना आए, अंदर का हीट बाहर ना जाए, बाहर का हीट अंदर ना, इंसुलेटिंग वॉल का यूज करते हैं। इंसुलेटिंग वॉल इज अलाउड टू एक्सपैंड, टू एक्सपैंड काफी जगहों पे यूज होता है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अगेंस्ट वैक्यूम, गॉट इट, अगेंस्ट वैक्यूम की बात करेंगे किसके केस में, अगेंस्ट वैक्यूम। तो ये दो कंडीशन है कि अगेंस्ट वैक्यूम, इट्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डज नॉट चेंज, यही चीज है और कुछ नहीं है इसमें कि इसका जो ऑब्वियस होता है फ्री एक्सपेंशन में कि अगर हीट हम आइसोलेटेड चेंबर क्या होगा ना, अभी बताया ना कि ना हीट बाहर से अंदर आ सकता है ना अंदर का हीट बाहर आ सकता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम इट्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज, तो ये क्या कहलाएगा अगर हम टेम्परेचर ना चेंज करने की बात करें कि इन फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, तो फ्री एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर 0 और वर्क डन यानी कि W बाई डी लिखते हैं अगर, वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, तो वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, तो अगेंस्ट वैक्यूम करेंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये दोनों टर्म्स हैं, तो डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एट द एंड डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर आपने ये दोनों टर्म्स को जीरो ही कर दिया, अगर ये टर्म्स को जीरो ही कर दिया तो डी यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 बच गया। तो यही चीज है, इट मीन्स कि इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाता है, मीन्स लिख लीजिए, मीन्स इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। आई थिंक सो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, एक एक टर्म्स एक एक पॉइंट क्लियर हो गया क्या कहला रहा है। दिस इज क्लियर और नॉट, एवरीवन इज क्लियर। तो इस तरीके से हमने जो बेसिक प्रोसेस है, जो बेसिक टर्म्स है, बेसिक प्रोसेस है, वो आपको कवर करा दिया कि बेसिक प्रोसेस क्या कहला रहा है। अब अगला पॉइंट जो हमारा क्या कहलाता है, अब अगला पॉइंट ये कहलाता है कि ये सारी चीज़ें जानने के बाद, ये सारी चीज़ें जानने के बाद कि प्रोसेस क्या है और ये सब, अब आता है कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिकली 4 लॉ है, तो अभी अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ, अगले क्लास में जो आपका नेक्स्ट क्लास आएगा, नेक्स्ट क्लास पे हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन कौन से हैं, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है एंड जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ये अगले क्लास पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो फिर ज़्यादा चीज़ आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एक बार हो सके तो रीडिंग दे लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स एक होता है जीरोथ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आपको जो सिलेबस में जो पढ़ना है ना, ये 3 पढ़ना है, आपको साफ साफ सिलेबस में मेंशन किया, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो वी विल डिस्कस द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन नेक्स्ट क्लास एंड नेक्स्ट टॉपिक। सो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू वेरी मच।